हेलो, मैं डॉक्टर प्रशांत कटियार, वरिष्ठ चिकित्सक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग फ्रॉम विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड एससीटी ट्रस्ट हॉस्पिटल लखनऊ। हर वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है हेपेटाइटिस थिंक अगेन। इसके अंतर्गत आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी है क्या। हेपेटाइटिस शब्द का अर्थ है लीवर की जलन या सूजन। इसमें लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारणों में ये सूजन वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। इनमें से कई तरह के वायरस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई। जब यह इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है तब इसको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन माना जाता है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मरीज दो प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से एक जिनमें कि एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि बीमारी 6 महीने के अंदर ठीक हो जाती है, इसके एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। जबकि कुछ मरीजों में ये संक्रमण क्रोनिक फॉर्म ले सकता है, अर्थात की बीमारी 6 महीने से ज्यादा बढ़ सकती है। इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। इसके बाद हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रकार लीवर को नुकसान पहुंचाता है। जब हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर को इन्फेक्ट करता है तब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ने की कोशिश करती है। इसी प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस को मारने के लिए होती है, इससे कुछ जो नॉर्मल सेल्स लीवर के होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है। इससे बाद लीवर धीरे धीरे काम करने में विफल हो जाता है और आगे चलकर लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर बन सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी है। दुनिया भर में करीब 35 से 40 करोड़ लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित हैं। इनमें से ज्यादातर मरीजों में संक्रमण जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद होता है। बाकी कुछ मरीजों में यह संक्रमण 20 या 30 साल की उम्र के बीच में हो सकता है। इनमें से ज्यादातर मरीज जिनमें कि संक्रमण जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद होता है, उसमें से करीब 90% मरीज क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में चले जाते हैं। जबकि जिनमें कि इन्फेक्शन बाद में होता है, करीब 20 या 30 वर्ष की उम्र में, उनमें से करीब 10% मरीज क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो सकते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रसित मरीजों में 10 से 15% लोग लीवर सिरोसिस, जिसमें कि लीवर सिकुड़ जाता है, आगे चल के ग्रसित हो सकते हैं। और उनमें से भी करीब 10% लोग लीवर कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जो कि एक गंभीर बीमारी है। अब हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी आमतौर पर तब फैलता है जब हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मरीज किसी ऐसे मरीज के संपर्क में आता है, उसका खून या कोई भी द्रव जैसे कि वीर्य उस ऐसे मरीज के संपर्क में आता है जिसमें कि पहले से हेपेटाइटिस बी नहीं है। यह संपर्क या तो खून चढ़ाने से हो सकता है, या कि ऐसा मरीज जिसके कि घाव हैं और उसका संपर्क ऐसे संक्रमित व्यक्ति के द्रव से हो जाता है, तब ये हेपेटाइटिस बी नॉर्मल जिनमें कि हेपेटाइटिस बी नहीं है उसमें फैल सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के अन्य द्रवों जैसे कि आंसू, पसीना, मूत्र या स्तन के दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह द्रव इस रोग को फैलाते नहीं है। अब हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या क्या होते हैं। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित बहुत से लोग इस बारे में अक्सर नहीं जान पाते कि वो हेपेटाइटिस बी के रोग से पीड़ित हैं। जनरली यह रोग के कोई लक्षण नहीं होते हैं, परिणाम स्वरूप यह रोग दूसरों तथा अन्य लोगों में फैल सकता है। कुछ लोगों में थकान, भूख न लगना, पेट में दर्द, उल्टी आना आदि के लक्षण मिल सकते हैं,
और खतरनाक गंभीर मामलों में कुछ लोगों में पीलिया, पेट में पानी आना या खून की उल्टी आना जैसे सिम्टम आ सकते हैं। इसके आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो सकते हैं अगर आपके जन्म के समय आपकी मां हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, आपके किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग किया है, आप संक्रमित व्यक्ति के साथ रहते हैं, आपने संक्रमित व्यक्ति के रक्त प्राप्त किया है, या आप दूसरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुई से ड्रग्स लेते हैं। हेपेटाइटिस बी की जांच किससे करवानी चाहिए? आप अपनी मर्जी या अपने डॉक्टर से सलाह से जांच करवा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जन्मे लोग जहां हेपेटाइटिस बी की संक्रमण का खतरा मध्य या उच्च दर पर हो, वहां पे इस जांच का कराना आवश्यक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने वाले व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। अगर आप किसी हेपेटाइटिस बी के संक्रमित व्यक्ति के साथ रहते हैं तब आपको हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। अगर आप इंजेक्शन या ड्रग्स लेते हैं तब आपको हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। एचआईवी या एड्स से ग्रसित व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। और अगर आप हीमोडायलिसिस में हैं और अगर आप कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं तब आपको हेपेटाइटिस बी की जांच करानी चाहिए। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की जांच कराने से यह पता चलता है कि आपका लीवर किस हद तक डैमेज हुआ है और आपके वास्तव में यह बीमारी है कि नहीं है। इसका शीघ्र निदान तथा उचित चिकित्सा देखभाल पाने से आप क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा जांच से पीड़ित व्यक्ति के घर के सदस्यों एवं यौन साथियों जिनमें हेपेटाइटिस बी का खतरा अधिक होता है उनको पहचाना जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर कई और तरह की जांच कराते हैं जैसे कि डीएनए लोड, एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस बी के लिए, इंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, जिससे कि वो बता सकते हैं कि आपका लीवर किस हद तक खराब हुआ है और आपको अभी इलाज की आवश्यकता है कि नहीं है। अब हम हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानेंगे। इसका ट्रीटमेंट के दो प्रकार हैं। एक जिसमें कि ओरल एंटीवायरल, जिसमें कि खाने की गोलियां दी जाती हैं, और दूसरा फॉर्म है इंजेक्टेबल फॉर्म, जिसमें कि इंटरफेरॉन्स लगते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक पेगलेटेड फॉर्म होता है, एक नॉन पेगलेटेड फॉर्म होता है। पेगलेटेड इंटरफेरॉन जिनको कि हफ्ते में एक बार लगाया जाता है, जबकि नॉन पेगलेटेड इंटरफेरॉन हर एक दिन छोड़ के लगाए जाते हैं। ओरल एंटीवायरल आजकल मार्केट में कई ओरल एंटीवायरल्स आ गए हैं जिनका कि रोल बहुत ही अच्छा है। इन ओरल एंटीवायरल से जो कि वायरल डीएनए लोड होता है और वो ऑलमोस्ट 90% केसेस में कम हो जाता है। कुछ गंभीर मामलों में 5 या 10% लोगों में दवा बदलने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये ओरल एंटीवायरल्स काफी इफेक्टिव होते हैं और कुछ नई ड्रग्स जो कि पाइपलाइंस में है जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगी। उनके आने से इस रोग के इलाज में काफी सहयोग मिलेगा। ये औषधियां जनरली आपके जो वायरस होता है उसको नष्ट करती हैं और जो कि लीवर सेल्स जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं उसको खत्म करके और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको रीग्रोथ में मदद करती हैं। इन गोलियों को आपको कई साल तक डॉक्टर के परामर्श पे लेना होता है। एक बार गोली लेने के बाद आप अपने आप इस दवाइयों को बंद नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ टेस्ट करके उसके बाद ही डॉक्टर के परामर्श से ही आप इन दवाइयों को बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो तो आप क्या दूसरों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं? तो इस बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है, आपको सेक्स करने के पहले बैरियर मेथड का इस्तेमाल जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल करना है। अगर आपके कोई घाव या चोट लग जाती है तो आपको उसे ढक के रखना है। अगर आपको अपना टूथब्रश, तौलिया, रोजमर्रा का सामान, शेविंग का सामान को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और
आपके जो साथ में लोग रहते हैं उनका सबका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा के, और अगर वो निगेटिव आता है तो सबको हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना है, उनको इम्यूनाइज करवाना है। आप अपने उत्तम देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको हर नियमित रूप से हर 6 से 12 महीने में अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। हर 6 से 12 महीने में एक बार लीवर की जांच करानी है, और हर साल में एक बार कम से कम डीएनए लोड की जांच करानी है। उसके अलावा अगर आपको कभी भी पीलिया आता है, लैट्रिन काली होती है, पेट में पानी आता है या खून की उल्टियां होती हैं, तो तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करना है। अब आखिरी में क्या हेपेटाइटिस बी से बचा जा सकता है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर यह है कि आप हेपेटाइटिस बी का जांच कराइए, और अगर वो निगेटिव आता है तो तुरंत आप उसके टीके लगवा लीजिए। हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना ही इसका एक सबसे अच्छा और एक मात्र तरीका है जिससे कि आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। धन्यवाद।